नमस्कार, संदीप पांडे, अधिशासी अभियंता जलग्रहण विकास व भूषण विभाग। आज हम महत्वपूर्ण विषय खडिन की डिज़ाइन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप बताएंगे कि किस तरह से खडिन को हमको डिज़ाइन करना है। तो इसमें सबसे आसान तरीका कह सकते हैं कि हमारे पास उपलब्ध जीआईएस के नक्शे काफ़ी कुछ अच्छे स्तर के उपलब्ध हैं, जिसमें अगर हमारे पास में रन ऑफ कोफिशिएंट मैप उपलब्ध है और हमारे पास लोकेशन मौजूद है कि खडिन हमको कहाँ बनाना है, तो उससे हम इस पूरे कैचमेंट एरिया की जानकारी के साथ में कोफिशिएंट मैप से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास में इस पूरे कैचमेंट एरिया से खडिन में कितना पानी आएगा। खडिन में आने वाले पानी की मात्रा क्या है? क्यूबिक मीटर में एवरेज रन ऑफ कोफिशिएंट इनटू कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर मीटर इनटू रेनफॉल इन मीटर। ये सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर हमारे पास रन ऑफ कोफिशिएंट मैप हमारे पास उपलब्ध है तो उससे हमारे पास में तीनों ऐसा यूनिट के अंदर उपलब्ध है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके आने वाले उस क्षेत्र से पानी की मात्रा को निकाल सकते हैं जो हमारे खडिन में स्टोर होने वाली है। फिर इसके अलावा हमारे पास में दूसरे जो मैनुअल तरीके हैं उसमें एम्पेरिकल फार्मूला है। उस एम्पेरिकल फार्मूला का एक उदाहरण यहाँ पे आपको बना के दे रखा है कि 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए अगर हमको ये इस्तेमाल करना है कि पानी कितना आ रहा है, जैसे एवरेज एनुअल रेनफॉल 580 के लिए अगर निकाली जानी है तो उसमें 580 का मीटर 0.58 मीटर रेनफॉल हमारे पास उपलब्ध है एवरेज। रन ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास अलग अलग कवर के लिए सैंडी लोम है, क्ले है या क्ले लोम है, और हमारे पास में पास्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, या हमारे पास कितना स्लोप है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 30। उन स्लोप के अनुकूल हम कौन सा हमारे पास में कोफिशिएंट इस्तेमाल होगा। जैसे अभी उदाहरण के लिए कल्टीवेटेड लैंड में हमने 0 से 5% स्लोप के लिए 0.3 का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। 0.3 कोफिशिएंट 0.58 मीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल, और 1 हेक्टेयर के लिए स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र के लिए 1740 क्यूबिक मीटर का हमारे पास में कि यील्ड खडिन के लिए उपलब्ध हो पाएगा। खडिन में आने वाले पानी ऑन साइट अनुमानित गणना स्ट्रेंज टेबल से की जा सकती है कि हमारे पास गुड, एवरेज और बैड हमारे पास जो उपलब्ध लैंड है उसमें परसेंटेज ऑफ रन ऑफ टू रेनफॉल हमारे पास स्ट्रेंज टेबल का कोफिशिएंट निकल के आता है। ये हमारे इसकी गणना के अंदर काम में आता है। अब पीक रेट ऑफ रन ऑफ हमको अगर निकालनी है, हमारे पास में हाइड्रोलिक डिज़ाइन करनी है, हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक डिज़ाइन दोनों तरीके से हमको करनी है। पीक रेट ऑफ रन ऑफ निकालने के लिए 1300 हेक्टर से अधिक इस्तेमाल हो रहा है तो हम डिकिस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर 1300 हेक्टर से कम एरिया है जो अमूमन काम में आता है तो हमारे पास में रेशनल फार्मूला इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसको मैं आपको फार्मूले का भी थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जैसे डिकिंस फार्मूला जो आपका है, ये डिकिंस फार्मूला Q = C × A⁴, ये आपका डिकिंस फार्मूला इस्तेमाल होता है, जिसमें Q जो है पीक रेट ऑफ रन ऑफ है जो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में गणना की जाती है। A कैचमेंट एरिया स्क्वायर किलोमीटर में है, और C कोफिशिएंट जो नॉर्थ इंडिया के लिए 11.4 हम डिकिंस फार्मूला के लिए इस्तेमाल में हमेशा करते हैं। इसी तरह से रेशनल फार्मूला जो हमारा जो अमूमन काम में आता है Q = CIE/360। इसके यूनिट्स हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि C जो रन ऑफ कोफिशिएंट है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल mm/आवर में है, और A कैचमेंट एरिया हेक्टेयर में है। तो जब हम इस रेशनल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो सही यूनिट का इस्तेमाल करते हम इसके टोटल उपलब्ध डिस्चार्ज हम निकाल सकते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकाली जानी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती है कि हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितनी है, कैसे निकाले जाते हैं, इस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि किर्बिच फार्मूला का इस्तेमाल करके टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकाला जाएगा। जो फार्मूला इस्तेमाल होता है L³/H और इसका होल अंडर रूट, जहाँ पे L है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल, H है एलिवेशन डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम इन मीटर, और TC इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो हमको निकालना है। फिर इसी तरह से रामबाबू का जो फार्मूला, रामबाबू व अन्य साइंटिस्ट के साथ में जो उन्होंने फार्मूला निकाला है, इसको स्टैंडर्ड उन्होंने कर दिया है। आगे टेबल में आपको समझाएंगे। इंटेंसिटी = KT⁻X / D + A⁴n, जहाँ पे K, X, N और A ये कांस्टेंट है,
जो अलग अलग लोकेशंस के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के जोन के लिए, जैसे ये जोधपुर के लिए इन्होंने निकाल रखा है 4.16, 5.50 और 1, ये स्टैंडर्ड उन्होंने कांस्टेंट निकाल दिए हैं। इनका इस्तेमाल करते हम रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो टेबल तैयार की गई है रिटर्न पीरियड ईयर्स के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, इसी तरह से 1 से लेकर 24 घंटे तक के ड्यूरेशन, अगर रेनफॉल है कितना ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हो रहा है, उसके लिए ये इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पर आवर में पहले से ही निकाल रखी है टेबल के माध्यम से, जो आप ग्राफ नोमोग्राफ से समझ भी सकते हैं कि ये हमारा कर्व इस तरह से इनका इस्तेमाल करके जाएगा। तो ये फॉर के 5.9, ए 0.5 एन 1 और एक्स 0.16, ये इसके लिए हमारे पास में ये इन्होंने फॉर्मूले से निकाल दिया कि 5 साल के रिटर्न के लिए 50.89 पर आवर की इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। इसी तरह से अब हम वेटेड रन ऑफ कोफिशिएंट निकालते हैं। जब कोफिशिएंट हम बात करते हैं तो कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर समान ज़मीन अगर है तो एक कोफिशिएंट काम में आएगा, पर हमारे अमूमन ऐसा नहीं होता। कहीं अरेबल लैंड है, कहीं नॉन अरेबल लैंड है, कहीं डीएलटी लैंड है, वहाँ से सबका सारा समेट के जो पानी आ रहा है उसके हिसाब से हमको वेटेड कोफिशिएंट निकालना चाहिए कि जो जिस एरिया का लैंड है उतना एरिया और उसका मल्टीप्लिकेशन उस कोफिशिएंट का लैंड का एरिया। जैसे अगर सैंडी लोम सॉइल है उसमें 0 से 5% स्लोप के लिए 0.1 अगर आपके पास में है, तो क्ले के लिए 0.3 है और स्टिफ क्ले के लिए 0.4 है। तो अगर हमारा एरिया रिस्पेक्टिव 10 हेक्टर क्ले है, 20 हेक्टर सैंडी है, तो उसके अनुरूप हमको वेटेड कोफिशिएंट निकालना है, जो हमारे अलग अलग एरिया के हिसाब से कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके उनका जोड़ करके टोटल एरिया से अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास वेटेड कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह से अब जब हाइड्रोलिक डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमको वेस्टवेयर की डिज़ाइन की चर्चा करनी चाहिए कि हम जो भी पानी उपलब्ध हो रहा है उसकी सेफ निकासी हम उस खड्डन से कैसे करेंगे, उसके लिए हमको हाइड्रोलिक डिज़ाइन करनी है। तो उसके मौके के अनुसार वियर की लंबाई तय की जाए कि अपने पास वहाँ पे कितना अपने अवेलेबल लेंथ अपने को मिल सकती है। फिर फ्लो ओवर क्रेस्ट हमको निकालना है। लेंथ आने के बाद में हम फ्लो ओवर क्रेस्ट निकालेंगे जो हाइट ऑफ हेडवॉल के 0.4 से ज़्यादा नहीं होगी। अब हमको हाइट जो है वो Q = 1.71, ये फार्मूला आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। वियर फार्मूला से हम उसकी हाइट निकाल देंगे। फ्री बोर्ड की करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा वहाँ से पानी निकल के जा रहा है तो उसका हम एम्पिल उसको फ्री बोर्ड दे दें ताकि हमारे स्ट्रक्चर पे कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। तो फ्री बोर्ड निकालने का तरीका है कि वेव हाइट का 1.5 गुना हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और वेव हाइट निकालने के लिए ये है कि हमारे पास में जितनी फैच लेंथ है उसको अंडर रूट लेके 0.014 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वेव हाइट आ जाएगी। ये वेव हाइट का 1.5 गुना लेंगे तो हमारे पास में फ्री बोर्ड उपलब्ध हो जाएगा, जो हमारे बंड की हाइट को तय करेगा कि वेस्ट वेयर के ऊपर हमको बंड कितनी हाइट पे रखना है। अब ये वहाँ पे तय करना होगा कि हमको वहाँ पे साइड वेस्ट फेयर रखना है, सेंट्रल वेस्ट फेयर रखना है, साइड की कंडीशन के अनुसार, जिसमें पास के जितने भी काश्तकार हैं उनके लिए सुगमता रहे, पानी की सेफ डिस्पोजल भी हो जाए और जो पानी निकल के जा रहा है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल हो जाए। इन सब का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने पास में साइड वेस्ट फेयर, सेंट्रल वेस्ट फेयर या पाइप कल्वर्ट जिस भी रूप में हो उसको हमको उसका तय करना चाहिए कि वेस्ट फेयर हमको कहाँ बनाना है। अब खडिन की जब हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमको उसका सबसे पहले एल सेक्शन चाहिए, या हम किसी भी रूप में उपलब्ध हो, हमारे पास में ऑनलाइन नक्शों की वजह से जीआईएस की तरफ से उपलब्ध हो, या हम उसको प्रैक्टिकल फील्ड में जाके उसका एल सेक्शन ले लें और कैचमेंट की गणना कर लें। हमारे पास में अगर कंटूर मैप है तो कंटूर मैप सब निकाल लें, नहीं तो हमारे पास में आजकल सुविधाजनक तरीके से जीआईएस के नक्शे हैं, उनसे हम इसकी आसानी से निकाल सकते हैं। औसत वर्षा जो है रेनफॉल 25 रिकरेंस इंटरवल के हेतु स्टेज टेबल से ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे अभी एक क्रॉस सेक्शन खडिन का बनाया हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, अब ये बेड लेवल है, बेड लेवल अलग अलग में इसके अंदर कितना पानी यहाँ पे स्टोरेज होगा, ये आपका टोटल फुल टैंक लेवल हो गया, यहाँ पे आपका टॉप बंड लेवल हो गया, और इस तरह से आप पूरे इस एरिया के हम लोग मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कितना पानी इसके अंदर उपलब्ध हो पाएगा। अब खडिन की डिज़ाइन के अनुसार सबमर्जेंस में आने वाले क्षेत्र के आधार पर बंड की ऊंचाई FTL तक निर्धारित की जाएगी, जैसा भी नक्शे में मैंने आपको बताया था।
इम्पाउंड डेप्थ की डेप्थ ओवर फ्लो फ्री बोर्ड को जोड़कर बंड की कुल ऊंचाई ज्ञात करेंगे कि जब फ्री बोर्ड हम लोग वेयर के ऊपर की हाइट को जोड़ दिया तो वो हमारी तय कर देगी बंड की हमारे पास में फाइनल हाइट क्या रहेगी। स्लोप हमको हैवी और मीडियम सॉइल के लिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि हमारे अपस्ट्रीम में कितना रखना है और डाउन स्ट्रीम में कितना रखना है। अमूमन हमारे जितने एरिया आसपास जहाँ पे खड्डे बनाए जाते हैं वहाँ पे 3:1 अपस्ट्रीम साइड में और 2:1 डाउन स्ट्रीम साइड में स्लोप रखने की प्रक्रिया निर्धारित काम में ली जाती है। अब टॉप वेट तो बंड हम अगर हमको डिसाइड करना है टॉप वेट कितनी होनी चाहिए बंड की तो उसके लिए भी अब एक फॉर्मूला है कि टोटल हाइट का 5वां हिस्सा लेके उसमें 1.5 मीटर का जोड़ के हम टॉप वेट को ज्ञात कर सकते हैं। तो वो टॉप वेट से हमारी बेस वेट को निकालने में मदद मिलेगी। बेस वेट निकालने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है कि हमारे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो स्लोप है उससे हम डाउन स्ट्रीम साइड की इसकी लेंथ और अपस्ट्रीम साइड की लेंथ निकाल दें उसमें टॉप वेट को जोड़ दें तो ये फॉर्मूले से हम ये याद कर लेंगे कि हमारे पास में बेस वेट कितनी आती है। तो ये सिंपल तरीका है। तो ये कुछ चर्चा थी खड्डन के बारे में डिज़ाइन की। धन्यवाद।